नमस्कार। न्यूज 18 के इस डिजिटल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस बुधवार मेरे साथ हैं न्यूज 18 बिहार के मैनेजिंग एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश कुमार सिंह। और हमेशा की तरह आज भी एक मुद्दा लेकर, एक विषय लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। और इस मुद्दे के, इस विषय के हर पहलू पर हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, चलिए टॉस करते हैं। चित मैं जीता, पट आप हारे, ठीक है? ये कैसा रहेगा? देखिए। विपक्ष भी कुछ ऐसा ही जो कर रहा है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए जो है यह बात चल भी पड़ी है कि भाई आखिर आप चाहते क्या हैं। चित और पट दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना। चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कहावत के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप सियासत में हैं तो आपका कोई स्टैंड होना चाहिए। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप ध्यान रखिए कि जब कोरोना के पहले फेज की शुरुआत हुई इस देश में पिछले साल, तो बहुत सारी पार्टियां ये थी जो कि ये कह रही थी कि भाई आपने लॉकडाउन करके जो है सो लोगों को मार दिया। जब आपने लॉकडाउन हटा दिया तो फिर आपने कहा कि आपने लॉकडाउन क्यों हटा दिया। आपने एक समय कहा कि भाई जो है सो ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, बहुत डेंजरस है, जानलेवा है, कोई वैक्सीन न ले। फिर आपने कहा कि अरे आपने वैक्सीन का एक्सपोर्ट क्यों कर दिया। फिर हुआ कि नहीं जी, आप वैक्सीन खरीदने की हमें जो है सो आजादी दीजिए, हम अपने खर्चे से अपने राज्य के लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। आज आप कह रहे हैं कि नहीं जी, वैक्सीन तो हम नहीं लगा सकते जो है सो अपने खर्चे से, आप हमें खरीद के दीजिए, हम अपनी फोटो के साथ लगा देंगे लोगों को। तो इसलिए ये सवाल जो है खड़ा हो गया है कि भाई आखिर आप चाहते क्या है। आपका कोई स्टैंड एक तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अभी आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं कल की तारीख में उसी का समर्थन कर रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं कि हमें ये दे दीजिए, जब कहा जाता है कि ठीक है आपको अनुमति दे दी, तो आपने कह दिया कि नहीं जी अब तो हमसे ये होगा नहीं। तो राजनीति में और खासतौर पर ऐसे दौर में जबकि देश एक बड़ी आपदा को झेल रहा है और देश क्या पूरी दुनिया झेल रही है, तो उसमें जो है राजनीतिक दलों से और खासतौर पर वो पार्टियां जो कि अलग अलग राज्यों में सत्तारूढ़ हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वह रेस्पॉन्सिबल ढंग से जो है सोच समझकर जो है सो बयान जारी करें। ये नहीं कि आज जो है सो केंद्र पर कोई हमला बोलना है तो आज मेरा स्टैंड ये होगा, कल की तारीख में जो है सो लगता है कि अरे उसमें तो बात नहीं बनी, अपन फंस रहे हैं, तो फिर आपने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। और इसीलिए जो है सो आज का जो टॉपिक जो आपने जिसकी चर्चा की कि चित भी मेरी पट भी मेरी, आखिर कैसे चलेगा ये देश। एक एक करके हर विषय पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, फेज वन की बात करते हैं। लॉकडाउन का जब ये पहला फेज आया था, तब शायद दुनिया भर में भारत एक ऐसा देश था जिसने समय से पहले या समय रहते लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। और भारतीय सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात में कोई संकोच नहीं किया इसको मानने में कि लॉकडाउन ही एक विकल्प था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि करना क्या है उस वक्त। अगर आप विपक्ष के नजरिए से देखें तो मौका परस्ती से ज्यादा और क्या किया गया? क्योंकि जहां जहां से प्रवासी मजदूरों की दिक्कतों को दिक्कतें शुरू हुई, उसको हवा दी गई। वो सारे विपक्षी शासित राज्य थे। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सब जगह से, खासकर वेस्ट, क्योंकि हमारे देश का एक पैटर्न है कि ईस्ट से लेबर फोर्स जो है वेस्ट की तरफ जाता है, क्योंकि वेस्ट ही ज्यादातर इंडस्ट्रियल है और एम्प्लॉयमेंट जनरेटर यानी रोजगार की तरफ से उसको देखा जाता है। तो जितना भी माइग्रेशन हमारा होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। और जहां जहां ये माइग्रेंट क्राइसिस ट्रिगर हुआ, वो ऐसी जगह थी जहां पर विपक्षी शासित जो राज्य सरकारें थी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने ग्राउंड पर भ्रम फैलाया। उन्होंने सामने से जाकर कह दिया डरो मत। तो जो सामने वाला है वो सुनेगा यही कि भाई डरो। उन्होंने कहा कि देखिए आपके लिए हम आपके घर लौटने का प्रबंध कर देंगे। प्रबंध कुछ किया नहीं गया, भीड़ कर दी गई। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इस पैंडेमिक का फायदा उठाकर, इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। लोग मरे तो मरे, लोग सड़कों पर जले तो जले, सड़कों पर तपे तो तपे, सड़कों पर पूरी रात रात वो चलते रहे तो चले, लेकिन गाली तो मोदी को पड़ेगी। और वहां से ये प्रक्रिया शुरू होती है, ये प्रकरण शुरू होता है। आपने सबसे पहले उदाहरण दिया था, ये वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि प्रवासी मजदूरों की रोजगार छीन लिए, आपने नौकरियां छीन ली, आपने गलत किया, आपको लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। और ये वही लोग हैं, जब सेकेंड वेव में, जब देश की तैयारी थी, जब एसओपीज आ गए थे, जब मास्क बन गए थे, जब पीपीई किट बन गए थे, जब एक लेवल तक हमें पता था कि अगर हमें कोविड हो जाता है तो हमें करना क्या है, इससे निवारण कैसे हो सकता है, उस वक्त ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि आप लॉकडाउन कर दीजिए, आप माइक्रो कंटेनमेंट मत करिए, आप सीधा फिर से लॉकडाउन कर दीजिए।
ये वही फिर से वही केंद्र शासित वही प्रदेश थे और वही राजधानियां थी जिन्होंने फिर से एक माइग्रेंट क्राइसिस को ट्रिगर करने की कोशिश की, जिन्होंने फिर से ये अनुमान लगाया कि चलिए हम डरा देते हैं लोगों को, भगा देते हैं लोगों को, फिर से इस संक्रमण को फैलने देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एक एक विकृत मानसिकता थी, एक अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव था कि ऊपर से तो हम बगुले बने रहे, लेकिन अंडरग्राउंड जो है वो कहते हैं ना वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, इस तरह का एटीट्यूड सामने नजर आया। और ये जो है एक विपक्ष की तरफ से पॉलिटिकल और पैंडेमिक के टाइम में इस तरह की भूमिका करना कहां तक सही है, कहां तक उचित है? एक एक करके बात करते हैं। पहले तो इसी क्राइसिस से शुरू करते हैं जहां पर फिर से इन्होंने यही कहा, चित भी मेरी पट भी मेरी। देखिए, जहां तक आपने माइग्रेंट क्राइसिस की बात की, जिस तरीके से जो सो लोगों को एक तरह से फोर्स किया गया, आप ध्यान रखिए, आपने अच्छा एक उदाहरण दिल्ली का और जो है सो मुंबई का दिया, मतलब महाराष्ट्र का। आप पहला फेज याद करिए, क्या परिस्थिति पैदा की गई। बाकायदा जो है सो लोगों को अपने पास टिका के रखने की, उनके लिए उनके घर में जो है सो भोजन की व्यवस्था करने की, रिलीफ पहुंचाने की, बाकायदा जो है वीडियोज आए। लोगों को जो है सो प्रोत्साहित किया गया कि वो जो है सो घर-घर छोड़ के और जो है सो अपने मूल निवास स्थान को लौट जाएँ, जहाँ से वो आए हैं। और ध्यान रखिए कि वो पार्टियां थी जो कि उनके वोट के सहारे सत्ता में पहुंची थी। आप जो है सो आनंद विहार टर्मिनल का दृश्य याद कीजिए। कलीजा फट जा रहा था जिस तरह की वहां पर लोगों की बेचारगी दिख रही थी, और वो जो है सो बाकायदा इंजीनियर की गई थी, ट्रिगर की गई थी। लोग बदहवास होके भाग रहे थे। और जब लोग जो है लोगों को आपने एक तरफ घरों से निकाल के भगा दिया, उसके बाद से आप जो है रोना रो रहे थे कि अरे देखिए साहब, लोग सड़कों पे चले जा रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर और मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। क्राइसिस को आप जन्म दो और फिर जो है उसके मजे भी आप ही। महाराष्ट्र में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, सबने देखा। किस तरीके से वहां पर भी लोगों को फोर्स किया गया। और जाहिर है जिन राज्यों में ये लोग पहुंचे, आप सोचिए, एक तरफ उन राज्यों से निकलकर जिन राज्यों में वो जाते हैं, वहां की फैक्ट्रियां चलाते हैं, वहां के प्लांट चलाते हैं, उस राज्य की समृद्धि में योगदान करते हैं। और जब जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आई, तो आपने उन राज्यों पर भगा दिया जो राज्य औद्योगिक तौर पर समृद्ध नहीं है, जो कि अपेक्षाकृत गरीब है, ताकि अब वो कोरोना का सारा लोड खुद का खुद ले ले। बिहार का आप किस्सा देखिए। बिहार के सामने तो ये बहुत बड़ी मुसीबत थी ना। अचानक एक बहुत बड़ी माइग्रेंट पॉपुलेशन वहां पहुंच गई, जो कि अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी ऊर्जा दूसरे राज्यों में लगाती है, और जब क्राइसिस आया तो वहां के लोगों ने उठा के, वहां की सरकारों ने उठा के उनको फेंक दिया। इस बार आप देखिए, उस समय तो जो सो आप लॉकडाउन का, एक तरफ आप लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई अरे लॉकडाउन तो पता नहीं कितने महीने चलेगा, क्या करोगे घरों में बैठकर। मजदूरों को यह समझाया क्या? वो बेचारे बदहवास होकर भागे, जबकि उस समय कहा जा रहा था कि भाई लॉकडाउन कोई बहुत लंबा नहीं है, आप जहां हैं वहीं बने रहिए। बार बार केंद्र सरकार ये कह रही थी। बिल्कुल उल्टा किया गया। इस बार आपने सही कहा कि जब सारे प्रोटोकॉल प्लेस में थे, जब हम कोरोना को समझ गए थे कि क्या चीजें हैं, उस समय क्या हुआ? उस समय जो है एक तरफ जहां आपने तमाम जो अलर्ट जारी किए जा रहे थे, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। और ध्यान नहीं दिया तो क्या क्या ध्यान नहीं दिया, आपके पास जो सुविधाएं पहुंची थी, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन के रिलेटेड प्लांट्स लगाने की व्यवस्था करनी हो, आपने उन सबको इग्नोर किया। और दूसरी तरफ जो सो आप अपनी पॉलिटिक्स में कहते रहे, कह रहे जो सो केंद्र लॉकडाउन क्यों नहीं लगाता। अरे भाई केंद्र क्यों लॉकडाउन लगाए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। पिछली बार जब केंद्र ने अपनी तरफ से पहल करके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लॉकडाउन के लिए जब फोर्स किया, तो ये तमाम सरकारें जो है सो फेडरलिज्म का रोना रो रही थी कि केंद्र जो है सो राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है। और जब खुद करना था, लैंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो आपने कहा नहीं नहीं हम तो नहीं लगाएंगे। केंद्र क्यों नहीं करता? क्यों? ताकि जो सो केंद्र लॉकडाउन की घोषणा करे अपने तौर पर, और फिर आप भीख मांगना शुरू कर दें कि अरे भाई लॉकडाउन आपने किया तो पैसे भी आप दीजिए, आप कंपनसेट कीजिए हमको कि हमारा तो रेवेन्यू कट गया। तो जहां पर इस तरह की गिरी हुई राजनीति जब चल रही हो हर मामले में, तो फिर आप जो सो कहाँ जो है सो ये सोच सकते हैं कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है जो कि इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रही है, वो अपने स्टैंड पर कायम रहेगी। और ये लॉकडाउन के पूरे सिलसिले में पिछले एक साल में तो हम लोगों ने यही देखा। और एक और चीज हमने देखी, देखिए एक एक करके बात करते हैं। दूसरी बात हमने देखी, चलिए एक लॉकडाउन माइग्रेंट क्राइसिस की प्रक्रिया, जिस तरह से सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया, सबने कहा कि सिस्टम क्या कर रही है, ये सिस्टम क्यों चरमरा गई है, ये सिस्टम क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। पहले फेज में जिस तरह से रेलवेज ने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह से हमारी सिविल एविएशन ने रिस्पॉन्ड किया और एयरलाइंस ने रिस्पॉन्ड किया एयर बबल्स के जरिए,
जिस तरह से कई सारे जो सेंट्रली ड्रिवन सिस्टम्स थे, पीपी किट्स का काम, जो निर्माण का काम जो है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ साथ और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ साथ जो काम शुरू हुआ जिस तरह से, और उस पर अनुसंधान शुरू हुआ, वैक्सीन पर काम इमीडिएटली जोरों शोरों से शुरू किया गया, उसको प्रोत्साहन दिया गया, बहुत सारी चीजें हुई जिसको कि विपक्ष एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसको लगा ये कैसे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये रिएक्शन भी हमको देखने मिला कि भाई आपने माइग्रेंट ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट कर दी, और आपने क्या किया, आपने सामने वाले राज्यों को कभी देखा है, सोचा ही नहीं कि देखिए हमको जब इनसे निचोड़ना था, जब इनसे काम निकालना है तब हमने निकाल लिया, और जब इनको जब जब हमको लगा कि हम प्रेशर में तो हम इनको भगा रहे हैं। ये नहीं सोचा कि जो सामने की राज्य सरकारें हैं वो तैयार हैं कि नहीं इनको वापस लेने के लिए, ये कैसे सिस्टम खड़े करेंगी। योगी आदित्यनाथ जिसके बारे में सब कुछ, योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले आनंद विहार में बसें भेजी। तब अरविंद केजरीवाल ने कौन सी तैयारी की थी, सीधा सीधा नाम लेकर पूछना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कौन सी तैयारी की थी। आज अगर 2 सवा 2 करोड़ की आबादी है मुंबई में, उसमें से कम 1 सवा 1 करोड़ जो हैं वो सब प्रवासी हैं, बाहर से आते हैं, जो कि मुंबई में ऊर्जा देते हैं, मुंबई की इंडस्ट्री को हवा देते हैं, खुद अपनी जीविका कमाते हैं, लेकिन फिर मुंबई को भी तो वहां पर आमदनी देते हैं। और ऐसे लोगों को आपने भगा दिया, आपने कहा चलो, और अब की बार भी आपने यही ट्रिगर करने की कोशिश की। ये तो माइग्रेंट्स की बात हुई। अब वैक्सीन पर आते हैं। पोलियो की वैक्सीन को 1955 1956 में पा लिया गया था। 1995 40 साल के बाद भारत में पोलियो की वैक्सीन आई थी। वहीं कोविड 19 जैसा एक पैंडेमिक, कोरोना वायरस यानी कि फ्लू है, फ्लू के लिए आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, कोल्ड के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी, लेकिन इसके लिए हमने खोज किया, हमने खुद की वैक्सीन तैयार की। देश के साइंटिस्ट, देश के डॉक्टर्स ने इसकी इसको 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 ढूंढ निकाला। नरेंद्र मोदी ने नहीं, बीजेपी ने नहीं, लेकिन आपने इसको क्या कहा, एक सेकंड नहीं सोचा पल भर के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, पूर्व ये लीडर्स बैठे हुए थे, राज्यसभा के एमपी, जो जो एक दिन लोकसभा के एमपी, और जो कभी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं इस देश का, उन लोगों ने इसे बीजेपी का वैक्सीन करार दिया। उन लोगों ने और उनके द्वारा शासित प्रदेशों ने कोवैक्सीन की खेप लेने से मना कर दिया। कितना बड़ा पाप है ये। और वो जो आज रामदेव को गाली देकर बैठे हैं, आयुर्वेद के खिलाफ मोर्चा संभाले बैठे हैं, क्या वो गारंटी देंगे कि आज तक 100% डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने क्यों वैक्सीन नहीं लगवाई है अब तक। उन्हीं हॉस्पिटल्स में जो आज आयुर्वेद के खिलाफ और रामदेव के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया था दिल्ली में। ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने भारत के साइंटिस्ट और भारत के डॉक्टर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं जताया। वैक्सीन के खिलाफ उन्होंने डाउट और हेजिटेंसी क्रिएट की, और 2 महीने बाद यही लोग आज खड़े होकर कोवैक्सीन की खेप मांग रहे हैं। कितना बड़ा दोगलापन है ये, ब्रजेश जी। नहीं, आपने उदाहरण दिया, और छत्तीसगढ़ का उदाहरण तो बिल्कुल वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा था कि भाई हम तो बिल्कुल कोवैक्सीन नहीं लेंगे, ये तो मोदी की वैक्सीन है, बिल्कुल फ्रॉड है। दूसरा, आप याद करिए मल्लिकार्जुन खड़गे पिछली लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे, और चूंकि आधिकारिक तौर पे कांग्रेस विपक्षी पार्टी नहीं थी उस वक्त भी, तो जाहिर है जो है सभी महत्वपूर्ण कमेटियों में एक तरह से विपक्ष के नेता के तौर पे वही जाया करते थे, हालांकि फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं थे। खड़गे को आप ध्यान रखिए कि जब सबसे पहले जो वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू किया गया, और हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद से जो जब सीनियर सिटीजन को देने की बात की गई 45 प्लस कैटेगरी में, 45 प्लस में तो पहले तो सिर्फ कोमोर्बिडिटी वाले थे, या फिर जो सीनियर सिटीजन थे 60 या 50 से ऊपर वाले। उनका बयान आपने सुना, क्या बयान था? अरे हमको क्यों दे रहे हैं, हमारी जिंदगी की अब क्या जो है सो कोई बहुत बड़ी है, आप युवाओं को क्यों नहीं देते? अब राजनीति देखिए, जब आपको दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें मत दीजिए, आप युवाओं को दे दीजिए। जब युवाओं को देने की बारी आती है तो आप कहते हैं कि आप हमें आजादी दे दीजिए, हम सबको दे देंगे। केंद्र आपको परमिशन देता है कि ठीक है आप खरीद लीजिए, या फिर जो सो आप कह रहे हैं कि भैया जो सो आप हम अपने यहाँ के प्लांट से बनवा लेंगे। भारत बायोटेक से उन्होंने करवा दिया कि ठीक है आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए, हम आपको टेक्नोलॉजी जो है आपको ट्रांसफर कर देंगे। ना तो जो सो आप अपने यहाँ वैक्सीन बनवाते हैं, और न ही आप वैक्सीन खरीदते हैं। आप देखिए इनकी तमक देखिए, सबने लंबे चौड़े ग्लोबल टेंडर निकाले, और सबकी नियत ये थी कि बस मोदी को तो हम नीचा दिखा देंगे, हम जो है वैक्सीन लेके आ जाएंगे। एक तो नियत नहीं थी क्योंकि उसके लिए कोई प्रोविजनिंग नहीं की थी, बाकी हवाबाजी के लिए आपने टेंडर निकाला। और सभी बड़ी कंपनियां जिनकी एक तरह से भारत में आप जो है प्रचार
प्रसार में लगे हुए थे अपनी वैक्सीन को, भारत में डेवलप हुई वैक्सीन को नीचा दिखाने के लिए, उन बड़ी वैक्सीन कंपनियों ने मुंह पर टके सा जवाब दे दिया कि भाई आपकी कोई औकात ही नहीं है कि हम आपके साथ डील करें, कि हम तो डील करेंगे तो भारत की सरकार के साथ डील करेंगे, आप जाइए जो सो आपको हम वैक्सीन नहीं देते। तो औकात भी बता दी कि भाई जो सो आप देश के अंदर कितनी भी भाव भाव कर लें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सो जो है लोग जो है या जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत की जो केंद्र सरकार है उसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी के साथ धंधा कर सकते हैं, आप पर उनको कोई भरोसा नहीं है। ये देख लीजिए पंजाब से लेकर जो है सो दिल्ली से लेकर हर जगह ये हुआ। अब आपका रोना क्या? अरे भाई जो सो वैक्सीन तो आप खरीद के दीजिए, हम लगवाने का काम हम कर दें। और लगवाने का भी काम कैसे? याद करिए छत्तीसगढ़ में जो है एक भी वैक्सीन छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी तक खरीद के नहीं मंगाई है, लेकिन वहां जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है और पैरेलल सिस्टम जो वहां डेवलप किया गया है कि नहीं जी हम बुकिंग भी अपने सिस्टम में करेंगे और जो फोटो छपेगी उस पे मोदी की जगह जो है सो छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री की फोटो छपेगी। किया धरना कुछ नहीं, अपने से रुपल्ली खर्च नहीं करने की, और जो सो नाम जरूर चाहिए, प्रसिद्धि जरूर चाहिए। एक मुख्यमंत्री पूरे देश में मशहूर है कि जब सारे राज्य जो है जब ऑक्सीजन की क्राइसिस को झेल रहे थे और कई राज्यों ने अपने तरफ से क्रायोजेनिक टैंकर्स की व्यवस्था की, और उस क्राइसिस में भी अपनी फोटो चमकाने के लिए पूरे देश के अखबारों में विज्ञापन जारी कर रहे थे, क्या भाई हमें जो है सो दे दीजिए अगर आपके पास पड़ा हो तो। मतलब जो है सो आप किस हद तक जा सकते हैं इवन इस क्राइसिस को डील करने में भी, आप अपनी जो है सो छवि को चमकाने के लिए, जबकि आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो देखने को मिला। हाँ, बड़ी जो है सो अभी तो सोशल मीडिया पर चीजें जो है सो चल रही है कि भाई जो है जब वैक्सीन का मसला होता है तो आपकी इतनी सारी मजबूरियां होती हैं, सिस्टम के में कोई फैसिलिटेशन होता है नहीं है तो होता है, अस्पताल की बुकिंग में जो है आप जो है सो कुछ नहीं करते, लेकिन दारू की अगर खरीद करनी है तो इतना सारा फैसिलिटेशन आप करने को तैयार हैं, एक से एक एडवांस सॉफ्टवेयर बन जाता है। और जबकि वो दारू जो कि कोरोना की इस लड़ाई के सामने सबसे बड़ी बाधा है, तमाम डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई जो सो आप कोविड सीजन में आप दारू मत पीजिए, अगर आपने वैक्सीन लिया है तो भी दारू मत पीजिए, और आप दारू को बेचने में लगे हुए हैं ताकि उससे जो सो आपको आमदनी आए और उससे जो सो अपना चेहरा चमकाने में आसानी हो। जनता जाए भाड़ में, अपना चेहरा चमकना चाहिए, भले आप करे धरे कुछ नहीं। तो ये राजनीति है वैक्सीन में। एक तरफ जमकर विरोध, देश के वैज्ञानिकों की क्षमता पर जो सो गंभीर सवाल खड़े करना, खुद कुछ करना नहीं, एक धेले की वैक्सीन नहीं खरीदना, न ही उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना, न ही उसके लिए पैसे का प्रोविजन करना, और अब जो है सो कोर्ट से लेकर और एक साझा मंडल तक बनाया जा रहा है 11-11 पार्टियों और मुख्यमंत्रियों का कि नहीं जी अब हम लोग साथ मिलके जो है, और साथ ही नहीं बल्कि कोर्ट का सहारा लेकर भी हम केंद्र की मोदी सरकार को फोर्स कर देंगे कि वो जो है हमें जो है सो वैक्सीन जो है सो खुद खरीद कर दे और तब हम बांट के और फिर क्रेडिट लेंगे। ये हाल है। तो भाई सवाल ये है कि या तो अपनी ताकत है तो करो ना, खरीदो वैक्सीन, दुनिया के बाजार में अपनी स्टैंडिंग तो बनाओ कि जो सो लोग आपको दें। जब पता चल गया कि 2 टके की औकात नहीं है तो आप फिर भीख मांगने में जुट गए हैं। हेल्थ जो है बहुत क्लियर कट है कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट, हॉस्पिटल स्टेट सब्जेक्ट है। ये सारे छत्र अपने अपने इलाकों में जो है अपना गुणगान करने से नहीं थकते, अपनी पार्टी का बखान करने से नहीं थकते, कहते हैं कि भाई केंद्र की सरकार नकारा है, लेकिन जो आपका अपना सब्जेक्ट है उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है सो दोष कहीं और थोपना है, चूंकि आप कुछ कर नहीं सकते। आप याद करिए वैक्सीन के मामले में कई सारी सरकारों ने बाकायदा वादा किया कि हम अपने लोगों को जो है सो वैक्सीन लगाएंगे, खुद खरीद कर प्रोविजन करके। वेस्ट बंगाल में तो चुनावी वादा था, अब क्या हो रहा है? ममता बनर्जी चिट्ठियों पे चिट्ठियां जो है वो लिखे जा रही हैं कि नहीं जी आप हमें वैक्सीन दीजिए, अब तो हमें अपना वादा भी याद नहीं क्योंकि अब चुनाव बीत गए। हद है आप, मतलब क्या आप इसको कहें? अरे चुनाव वादे तो ठीक है, कई लोग तो कुछ भी वो कहेंगे भाई चुनाव में था, उनके तो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। वो एक बात, दूसरी बात, अरे ट्विटर पे पिछले महीने उन्होंने हेमंत सोरेन ने कहा था कि झारखंड में सबको मुफ्त वैक्सीन देगी, झारखंड सरकार खरीदेगी। और कल भाई साहब चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि भाई 1100 करोड़ रुपए हमारे पास है नहीं, आप वैक्सीन खरीद के हमको दे दीजिए। ये हालत है। एक बात बताइए, हम सबको जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं ये सोचने की जरूरत है कि इस साल का जब बजट बना तो केंद्र सरकार और सेंट्रल बजट में 35,000 करोड़ रुपए कोविड रिलीफ और वैक्सीनेशन के लिए अलग किए गए। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में वैक्सीनेशन के लिए प्रोविजन किया? यहां तक कि महाराष्ट्र में आपस में जो 3 गुट हैं, ये 3 पार्टियां हैं, ये आपस में लड़ते रहे
आदित्य ठाकरे ने कहा कि वैक्सीनेशन मुफ्त में होगी, फिर इसको स्टेटमेंट को उन्होंने वापस ले लिया क्योंकि उन्होंने कहा ऑल पार्टी मीटिंग के बाद डिस्कस होगा। एनसीपी शरद पवार ने कहा कि हम वहां पर 18 से 44 के लोगों को हम वैक्सीनेशन फ्री में कराएंगे, और फिर उसके बाद फिर उसको स्टेटमेंट को कांग्रेस ने नकारा, और फिर मीटिंग के बाद ये कहा गया कि कहीं ना कहीं से हम पैसा जरूर निकाल लेंगे, लेकिन जो है 5 करोड़ युवा हैं 18 से 44 के बीच में महाराष्ट्र में, उनके लिए हम वैक्सीनेशन की तरह वैक्सीनेशन लेकर आएंगे। लेकिन किसी भी राज्य ने अपने बजट में वैक्सीनेशन के बारे में सोचा तक नहीं। दूसरा आंकड़ा आपको बताते हैं, जनवरी में 208 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड से निकल गए थे। अक्टूबर में ये डिसीजन लिया गया था और जनवरी में पैसे रिलीज किए गए कि 162 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जो है क्रिटिकल 130 डिस्ट्रिक्ट्स में लगा दिए जाएं। अप्रैल की बात कर रहा हूं, अप्रैल में जब सेकेंड वेव उरूज पे था, 33 प्लांट ही लगे थे 162 में से। अप्रैल तक 33 प्लांट ही लगे थे। दिल्ली में 9 प्लांट लगने थे, उसमें से एक ही प्लांट लगा था। तू मैं छोड़िए, प्रायोरिटी कहां पे थी सबकी, ये बात जो है कोई भी मानने को तैयार नहीं है। आज भी 834 प्लांट पूरे देश भर में लग रहे हैं और ये कोई राज्य सरकार नहीं लगा रही। ये डीआरडीओ और नितिन गडकरी की रोडवेज मिनिस्ट्री और पीएम केयर से पैसा ये लगा रहे हैं इन प्लांट्स को, कोई भी राज्य सरकार नहीं लगा रही है। जो राज्य सरकारें ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए भीख मांग रही थी, वो राज्य सरकारें फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लेकर आएंगी। -70 डिग्रीज में आपको इस वैक्सीन को स्टोर करना है और उसको ट्रांसपोर्ट करना है। कहां से लाएंगे उसके लिए सप्लाई चेन? भाई साहब, आपके पास लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं है, आप वैक्सीन को -70 डिग्रीज में ट्रांसपोर्ट करेंगे? किस बात की हिकड़ी दिखा रहे थे ये ब्रजेश जी? और दूसरी बात, सरकार ने कहा 216 करोड़ वैक्सीन की डोसेज अगस्त से दिसंबर के बीच में भारत में बनने वाली हैं। कौन सी स्टेट है जिसने की परचेज ऑर्डर भेजा हो, जिसने ये कहा हो कि ये मेरा ऑर्डर है, ये पैसे हैं, मैं आपको दे रहा हूं, आप जब मुझे दे सकते हैं दे दीजिए, प्रायोरिटी में डालिए मुझे। सबने सिर्फ लेटर ऑफ इंटरेस्ट भेजा, सबने बस पूछा कि आप मुझे दे सकते हैं क्या। किसी ने भी ये नहीं कहा ये लो पैसे, ये रखी, जिस दिन तुम्हारी खेप तैयार मुझे लाकर दे दो। किसी स्टेट ने आज तक ही अभी तक किया भी नहीं है। किसी स्टेट ने सेंटर को यह भी नहीं कहा है कि हमारे राज्य कोष से ये लीजिए, आपको हम 1200 करोड़ रुपए एडवांस दे रहे हैं, 2400 करोड़ रुपए टोटल लागत है, 1200 करोड़ रुपए हम एडवांस दे रहे हैं, आप वैक्सीन की खेप हमें दीजिए। यहां ये हो रहा है ब्रजेश जी कि 45 वर्ष की उम्र के ऊपर के लिए जो वैक्सीन की डोसेज आ रही हैं, उसको 18 से 44 में डाइवर्ट कर स्टेट ये कह रहे हैं कि हम आपको वैक्सीन ला कर दे रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और जब हम ये बात कर रहे हैं, स्टेट्स के पास 24 करोड़ वैक्सीन डोसेज हैं। 21 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोसेज लगवाई जा चुकी हैं। तो कम से कम 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ से ऊपर की वैक्सीन की डोसेज जो हैं वो स्टेट्स के पास पड़ी है। 23 करोड़ वैक्सीन में से 1.5 करोड़ वैक्सीन अभी भी स्टेट्स के पास पड़ी हैं। अगर 1.5 करोड़ वैक्सीन की खेप स्टेट्स के पास पड़ी हैं, तो ये 1.5 करोड़ वैक्सीन लगाए क्यों नहीं गए? कल भी 27 लाख वैक्सीन के डोसेज लगे हैं पूरे देश भर में, और ये लोग कह रहे हैं वैक्सीन की किल्लत है। आपने जानबूझकर ये परसेप्शन क्रिएट किया। किसने कहा था आपसे 700 सेंटर खोलने के लिए या 500 सेंटर खोलने के लिए, जब आपके पास 500 वैक्सीन भी नहीं है? ये पूरा गेम जानबूझ के खेला गया है इस बात को दरकिनार करने के लिए कि 150 दिन के अंदर हमने 21.6 करोड़, करीब करीब 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन कराई है 150 दिन के अंदर। किसी देश का इतना पेस नहीं है, अमेरिका तक का इतना पेस नहीं है, वैक्सीनेशन का रेट नहीं है जितना भारत का है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए या इन राज्य सरकारों के इस गूढ़ तंत्र में जाकर फंसना चाहिए? देखिए, इरादे अगर नेक हो तो सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जहां इरादे ही अगर बेईमान हो तो आप क्या कर सकते हैं। दूसरा, आपने भीख की बात की। भाई, एक तरफ तो आप खूब गरजते हैं कि भाई जो है सो केंद्र की सरकार नकारा है, ये है, वो है, फलान है, ठिकाना है, लेकिन जब खुद करने की बारी आए, वैक्सीन के मामले में देख लिया आपने, खुद आंकड़े बताए कि कहीं कोई प्रोविजन नहीं। दूसरा, जब अपनी औकात नहीं हो और सामने वाले से भीख ही मांगनी हो, तो कम से कम भीख मांगने का स्वर तो ठीक होना चाहिए। मैं कह रहा हूं चलिए भीख जैसा शब्द भी हटा दीजिए, मैं कह रहा हूं कि अनुनय विनय ही करना हो। आपको पता है कि भाई आपने बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया, और जो आपके पास पैसे हैं भी,
वह जो है सो आप वोट खरीदने में लग जाते हैं जब आप तमाम किस्म की सब्सिडी बांटते हैं, जो लोक लुभावनी जो स्कीम चलाते हैं। तो जाहिर है किसी भी राज्य का अर्थशास्त्र जो है इस तरह की चीजों से लंबा चल नहीं सकता। अगर उसमें आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वैक्सीनेशन करना है, तो फिर पैसे जो है सो आप लाओगे कहां से? क्योंकि आपने उसके लिए तो कोई व्यवस्था की नहीं। तो जब मान लीजिए जो है जब आपकी औकात न हो खुद से व्यवस्था करने की अपने लोगों की, और जो कि आपकी ड्यूटी है, क्योंकि हेल्थ, पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल जो है राज्य का विषय है, राज्य को खुद ये करना है। लेकिन जब अगर आपकी औकात नहीं है, आपकी अपने नकारापन की वजह से, आपकी आपकी नकारा नीतियों की वजह से, आपके सरकार की बदहाली फटेहाली की वजह से, तो कम से कम जिससे मांग रहे हो उसके प्रति तो स्वर विनम्र रखो। एक तरफ जो है आपने अच्छा उदाहरण दिया वेस्ट बंगाल का, झारखंड का, इन तमाम राज्यों का। एक तरफ जो है सो आप गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करते हैं। देश का प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश का प्रतिनिधि है। वह जाता है बैठक के लिए, आप बैठक का बहिष्कार करके निकल जाते हैं, और साथ में जब चिट्ठी लिखते हैं उसमें तमाम किस्म की अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप हमें सब कुछ करके दे दो। एक तरफ जो है जब देश का प्रधानमंत्री आपको फोन करके पूछता है कि अच्छा भाई जो सो क्या वो हाल है, कैसे लड़ाई चल रही है, तो बाद में आप बयान जारी करते हैं, ट्वीट करते हैं कि भाई जो सो उन्होंने हमारी बात तो सुनी नहीं, सिर्फ मन की बात की, और आप माखौल उड़ाते हैं। और फिर कहते हैं कि नहीं जी हमारी तो औकात है नहीं, अब जो है सो केंद्र ही जो है सो हमें दे तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी। तो फिर आखिर जो है सो फिर ये हेकड़ी किस बात की, ऐंठ किस बात की? आप अपनी फटेहाली को एक्सेप्ट करिए ना। दूसरा देखिए, एक तरफ ये हेकड़ी दर्शा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है सो गाली गलौज की भाषा है, और तीसरी तरफ ये कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम राज्यों में जो देख लीजिए जिस तरीके से हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन पे पिटीशन लग रही है, और इन्हीं के बिहाफ पे लग रही है कि आप केंद्र को फोर्स कीजिए कि भाई जो सो वो वैक्सीन खरीद के हमें दे, और फिर हम उस पर जो सो अपनी राजनीति करें। सवाल ये उठता है कि नीति अगर है तो नीति बनाने का काम जो है केंद्र का है। कल जो है सो आपने सुना होगा, कल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहा कि अगर आप ही नीति तय करने वाले हो तो आप नीति तय कर दीजिए, हम उसको लागू कर देंगे। अन्यथा जो है सो पॉलिसी बनाना वो सरकार का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है। आप उस पॉलिसी में कोई खामी हो तो बता सकते हैं, या फिर अन्यथा अगर आप ये मानते हैं कि भाई पॉलिसी भी आप ही बनाएंगे तो बना लीजिए, हम उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो भाई देखिए इस तरह की परिस्थिति है। भाई सवाल ये है कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि देश में जो है प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से केंद्र ने नीति बनाई। आप ध्यान रखें कि लोगों ने कहा कि अरे भाई क्यों नहीं जो सो आपने सबके लिए एक साथ वैक्सीनेशन खोल दिया। अरे कैसे खोल देते, कैपेसिटी है नहीं, प्रोडक्शन है नहीं, और आपने एक साथ अगर हर एज ग्रुप को अलाउ कर दिया तो किसको लग पाता? हर जगह जो है वैक्सीनेशन सेंटर के आगे राइटिंग होती, दंगे होते, और फिर कहा जाता कि देखो जो है दंगे की आग में झोंक दिया मोदी सरकार ने। और किस लिए? वैक्सीन के लिए दंगे। ये होते, आपकी मंशा ये थी। तो इसलिए केंद्र ने अपनी जो है सो सोची समझी रणनीति के तहत सबसे पहले जो सबसे क्रिटिकल लोग हैं, हेल्थ वर्कर्स जो दिन रात कोरोना पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि इसमें लगे हुए हैं जी जान से, उनके लिए वैक्सीनेशन, चूंकि आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी उतनी थी। आपने जो सो नवंबर से, बल्कि जो है ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं कि वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वह तो जो सो 15 जनवरी के बाद शुरू हुआ, 16 जनवरी से। लेकिन केंद्र अपनी तैयारी नवंबर से कर रहा था पिछले साल। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन तमाम 4 महीनों में जो वैक्सीन के डोज जो दोनों ही भारत की कंपनियां बना रही थी वो इकट्ठा किया गया, क्योंकि पता था कि जब आप वैक्सीनेशन खोलेंगे तो उस समय जो सो लोग भागेंगे, और जो सो तब आपकी वैक्सीन की क्राइसिस हो जाएगी, अचानक खाली हो जाएगा। तो आपने पहले स्टोर किया, और वो भी तब जबकि अभी फेज 3 ट्रायल चल रही थी। तब भी ये जो सो कहा गया कि भैया आप बना के रखिए, फेज 3 ट्रायल के जैसे ही जो सो प्राइमरी रिजल्ट्स आएंगे हम आपसे सारा का सारा ले लेंगे। तो एक तरफ ये तैयारी थी, दूसरी तरफ आप ये रोना रो रहे हैं कि अरे भाई जो सो एक तरफ तो आपने अटैक किया वैक्सीन को, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वैक्सीन आपने जो सो 18 वालों के लिए भी क्यों नहीं खोल दिया? आप तो दंगे करवाना चाह रहे थे ना तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर। और दूसरा, बहुत सारे जो है नेता जो कि भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं, सबने खूब लंबी चौड़ी तकरीरें दी, करे भाई अंतरराष्ट्रीय बाजार में वैक्सीन अवेलेबल है, क्यों नहीं खरीद रही है मोदी सरकार? भाई आपकी अपनी सरकारों ने जब खरीदने की कोशिश की तो उन कंपनियों ने किस तरीके से आपको टका सा जवाब दे दिया। आप जो सो भारत की जो वैक्सीन है उनके प्राइस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। किसी ने जानने की कोशिश की कि फाइजर या मॉडर्ना किस अमाउंट पर जो है सो वैक्सीन ऑफर करने को तैयार है? 10 गुनी प्राइस। कौन उसको अफोर्ड करेगा? क्या आपने पैसे से, पॉकेट से आप पैसा निकालने को तैयार है? कोई राज्य सरकार इसके लिए तैयार है? नहीं। हमें तो सिर्फ राजनीति करनी है, रोना है, कोर्ट के सहारे जो है सो
मजबूर करना है केंद्र की सरकार को कि आप हमें वैक्सीन ला के दे दीजिए। तो भाई सवाल ये है। और दूसरा, अंतरराष्ट्रीय बाजार बहुत निष्ठुर बाजार है। जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी अपनी कमिटमेंट है, उनकी अपनी डोमेस्टिक मार्केट की कमिटमेंट है। आपने देखा, सबने कह दिया खोल के कि नहीं भैया हम आपको नहीं दे सकते, इतने महीने के पहले नहीं दे सकते। तो फिर जब आपको कुछ पता नहीं है, जब आप अज्ञानी हैं, अबोध हैं, बिना कुछ जाने बुझे सिर्फ जो है सो बयानबाजी कर सकते हैं, तो इससे आप किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? बल्कि जो लोग इस काम में सीरियसली लगे हैं उनके मोराल को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस राजनीति से देश को चिढ़ है, क्योंकि इसमें आप किसी को रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, किसी का हाथ मजबूत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हम बार बार कह रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी, पहले वैक्सीन पे सवाल खड़ा करो और फिर वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही है उसको लेकर नाच नाचो, ये तो नहीं चल सकता ना। नहीं बिल्कुल, और ये तो बहुत जानबूझ के किया जा रहा है कि ग्राउंड पर आप वैक्सीन के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, डरा रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं मिल रही। अब ये देखिए, शशि थरूर जैसे लोग, ये तो गुणी हैं, ज्ञानी हैं, और देश के लिए बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने काम भी किया, और दुनिया भर में चाहे उनकी जैसे भी सियासत हो, चाहे उनका मोदी विरोध पर्सनल, उनका जो भी इशू हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, या पॉलिटिकली जो भी इशू हो, लेकिन भारत के खिलाफ नीतियां या कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की। लेकिन यही शशि थरूर अप्रैल में खुद ट्विटर पर हैं ये पूछते हुए कि आपने 6.9 करोड़ वैक्सीन जो 90 देशों को 91 देशों को एक्सपोर्ट की, वो क्यों की? और जब डब्ल्यूएचओ की सौम्या स्वामीनाथन और उनकी वॉइसेस ये कहती हैं कि देखिए, भारत के एक्सपोर्ट बैन की वजह से 91 देशों में वैक्सीनेशन की जो गति है वो धीमी पड़ गई है और उनको तकलीफ में आ गए, तो आज पूछ रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो बहुत बुरी दोगली सियासत हो गई ना। यानी कि आप चाहे ये सरकार कुछ भी करे, हमें इनका टेटुआ दबाना है, हमें उनकी इसके खिलाफ गंदी राजनीति खेलनी है, तो फिर आप कंस्ट्रक्टिव कैसे हुए? आप तो डिस्ट्रक्टिव हुए। आप ना 91 देशों के साथ हैं, ना ना उन करोड़ों लोगों के साथ हैं जो कि भारत पर निर्भर हैं, ना ही आप भारतवासियों के साथ हैं। एक तरफ आपके राज्यों के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपके द्वारा शासित राज्यों के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आप वैक्सीन की डोसेस को खुलेआम सरेआम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपका वेस्टेज रेशियो, आपके द्वारा शासित राज्यों में वेस्टेज रेशियो सबसे ज्यादा है। तीसरी बात कि आपके द्वारा शासित राज्यों के लिए कोई बजट प्रोविजन किया ही नहीं है वैक्सीनेशन के लिए। चौथा, ना ही आपने अवेयरनेस पे काम किया है। पांचवा, आपसे जुड़े हुए जितने सियासी लोग हैं वो तो वैक्सीन के खिलाफ हेजिटेंसी बढ़ाने में लगे हुए हैं, और वो भी भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी को चुनौती सवाल उठा रहे हैं। पांचवा, आपने इस बात को कभी नहीं देखा कि भाई देखिए, जुलाई अगस्त के बाद से वैक्सीन की खेप में इतनी बढ़ोतरी होने वाली है कि यहीं पे लोकल ऑर्डर्स किए जा सकते हैं। पांचवा, आपने पहले ये लिखा कि देखिए, इसको वैक्सीनेशन को प्राइवेटाइज कर दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वैक्सीनेशन क्यों करा रही हैं? आपने ये कहा कि स्टूडेंट्स जो बाहर विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनका क्या होगा, उनके लिए वैक्सीनेशन का क्या करना है, उसकी एक नीति बनाइए। पर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल से ये क्यों नहीं कहा कि देखिए, आपके पास वैक्सीन की खेप है, आप हफ्ते में 2 दिन जो है सिर्फ 18 से 25 के बीच में जो इतने छात्र बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए आप वैक्सीनेशन खोल दीजिए। क्यों? जो लाखों रुपए देकर बाहर पढ़ सकते हैं वो 1100 रुपए वैक्सीन के नहीं दे सकते? 1200 रुपए वैक्सीन की एक डोज की नहीं दे सकते? राज्य सरकारें जिस तरह का ये खेल रही हैं, बहुत गंदा गेम खेल रही हैं, और जानबूझ के खेला जा रहा है इस गेम। 20 से 25 हजार स्टूडेंट्स गिन के होंगे, 10-15-20 लाख स्टूडेंट्स देश भर में से 20 से 25 हजार स्टूडेंट्स पूरे देश भर में होंगे जो कि बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। मैं हायर नंबर बता रहा हूं। 5 से 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास वैक्सीन की खेप है, जिन्होंने पहले से ऑर्डर करके रखा है और जो वैक्सीनेशन करा रहे हैं। क्या देश, सारे प्रदेशों के राज्य सरकारों के जो कैपिटल है, राजधानियां हैं, वहां पर इन सब के बेसिस हैं? फोर्टिस हो, अपोलो हो, मैक्स हो, चाहे कितने भी बड़े हॉस्पिटल चेन्स हो, इनसे आप ये नहीं कह सकते कि आप एक दिन या हफ्ते के 2 दिन जो है 18 से 25 वर्ष की उम्र के युवाओं के लिए आप उसको रख दीजिए, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो आकर वॉक इन आपके नाम ये करेंगे, और फिर उनकी आप उन दिनों आप उनके लिए वैक्सीनेशन कीजिए। इस नीति को क्या इंप्लीमेंट करना इतना मुश्किल है? कहीं ना कहीं ब्रजेश जी, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की सोच इतनी संकीर्ण हो गई है कि कुछ भी हो मोदी को गाली दो, कुछ भी हो मोदी को घेरो, चाहे वो राष्ट्र के खिलाफ हो क्यों ना हो, चाहे वो लोगों के राष्ट्रहित के खिलाफ क्यों ना हो, क्योंकि या जनता के खिलाफ हो क्यों ना हो, उसमें जनता पिसे मरे पैंडेमिक की वजह से, या ये संक्रमण फैले नहीं फैले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लाशों के साथ भी यही किया।
एक तरफ कहा क्यों मर रहे हैं, दूसरी तरफ कहा क्यों नहीं मर रहे हैं। इतनी रिकवरी कैसे हो सकती है, डेथ रेट इतना कम कैसे हो सकता है, लाशों को छुपाया तो नहीं जा रहा। आप मानने को तैयार नहीं है कि हमारे देश में लोग ज्यादा रिकवर हो रहे हैं। आप मानने को तैयार नहीं है कि चरमराती हुई ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बावजूद जो 70 साल में आपने खड़ा नहीं किया, उसके बावजूद यही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और यही लोग जो हैं खड़े हो गए हैं और मेहनत कर रहे हैं, और लोगों का और मृत्यु के दर जो है कम हो रहे हैं। और फिर उसके बाद आंकड़े ये बताते हैं कि जिन जिन राज्यों में आपका शासन है, वहां पर मृत्यु के आंकड़ों को दबाया जा रहा है। स्टेट्स के ही आंकड़ों में गड़बड़ी है, और खासकर कांग्रेस रूल स्टेट्स, विपक्षी राज्यों के रेट्स में। तो हर जगह फसाद की जड़ आप ही हैं। पूरे देश में 1/3 से ज्यादा मृत्यु का दर जो है वो 4 कांग्रेस शासित प्रदेशों में है, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। इन 4 स्टेट्स को आप गिन लीजिए और आप रेट देखिए, डेथ रेट। इन 4 स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन 36% है। देखिए जो सियासत है विपक्षी, और आपने जो की बात शशि थरूर से शुरू की थी, और वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही कि शशि थरूर ने क्या कहा था कि भाई 6 करोड़ के आसपास आपने डोजेज क्यों एक्सपोर्ट होने दी। अब देखिए, कोई सड़क चलता हुआ आदमी इस तरह की बेवकूफी करे तो समझ में आता है, लेकिन शशि थरूर की तो बहुत लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि है। हम सभी लोग उनका आदर करते हैं, उनके इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस को लेकर दुनिया को समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बड़ी सीनियर पोजीशन पे रहे, एक समय सेक्रेटरी जनरल के हमारे कैंडिडेट थे, भारत के विदेश राज्य मंत्री रहे, कितनी सारी किताबें उन्होंने डिप्लोमेसी से लेकर भारत के इतिहास और राजनीति पर लिखी हुई। जब वो आदमी ये बात कहे कि भाई आपने क्यों एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये जो है सो बौद्धिक बेईमानी की हद तक जाता है। और दूसरी तरफ फिर आप पलट कर कहें कि भाई आपने जो है सौम्या स्वामीनाथन का आपने जिक्र किया, जब उन्होंने कहा कि भाई भारत के एक्सपोर्ट बैन की वजह से जो है अफ्रीका सहित जो है सो तमाम देशों में जो है बड़ी प्रॉब्लम हो गई है वैक्सीनेशन की। अब आप ये बताइए कि जब जो है वो जो 6 करोड़ डोज जिसकी बात बार बार, जिसको लेकर खूब मोदी सरकार पर हमले हुए कि अरे भाई आपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन के डोजेज नहीं रखे और आपने एक्सपोर्ट होने दिए, आप जो ग्लोबल मैत्री के जरिए जो है वैक्सीन मैत्री के जरिए जो अपनी इमेज चमकाने में लगे हुए। अब कम से कम शशि थरूर जैसे लोगों से देश को ये उम्मीद तो है कि कम से कम उनमें सच बयान करने का हौसला होगा। भाई क्यों जो है सो वैक्सीन के डोज उस समय एक्सपोर्ट किए गए। अब देखिए उस समय देश में क्या हालात, देश में तो हालात ये थे ना कि आप लगातार वैक्सीन का विरोध कर रहे थे कि नहीं जी ये मोदी की वैक्सीन है, बेकार है, मत लगाओ, मर जाओगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो अगुआ है उन्होंने तो कहा कि अरे भाई हम तो किसी भी कीमत पर नहीं लगाएंगे। कई सारे जो बुद्धिजीवी जो है जो कि इस इकोसिस्टम के, उन्होंने जोर शोर से गर्जना की कि नहीं नहीं ये तो मोदी की जो है सो प्रोपेगेंडा स्कीम है, ये वैक्सीन नहीं लगानी है। उस समय वो वैक्सीन एक्सपोर्ट हुई, और वैक्सीन इसलिए नहीं एक्सपोर्ट हुई क्योंकि सिर्फ यहाँ कोई लगाने को तैयार नहीं था, ज्यादातर लोगों को आप डिस्करेज कर रहे थे। इसलिए भी एक्सपोर्ट हुए क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट जिस कोविशील्ड को बनाती है वह भारत की अपनी आविष्कार की हुई वैक्सीन नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि ऑक्सफोर्ड ने जो है एस्ट्रोजेनिका की मदद से वो वैक्सीन डेवलप की। जब आप किसी की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो है सो जब वैक्सीन बनाते हैं तो उसके साथ कुछ शर्तें भी होती हैं। जाहिर है जिस कंपनी ने वैक्सीन का आविष्कार किया उसने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ जब करार किया तो ये कहा कि आपको इतने करोड़ डोजे जो है मुहैया कराने हैं। शशि थरूर को ये बात तो पता थी ना, शशि थरूर को ये भी पता थी कि वैक्सीनेशन को लेकर एक ग्लोबल अलायंस है, उसके तहत आपकी कमिटमेंट है, आपको उतनी मात्रा में वैक्सीन देनी है, चूंकि उसका फायदा आपको भी मिलता है उस ग्लोबल वैक्सीन अलायंस का। क्या भारत जो है जो कि उसका उस एग्रीमेंट को जिसने साइन किया हुआ, क्या वो अपने उस कमिटमेंट से बाहर जा सकता है? और कितना वैक्सीन साहब, 6 करोड़ डोज, क्या लगता है भारत जैसे देश के मामले में, और वो भी उस समय जबकि आप जो है सो वैक्सीन के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए। और वो जो वैक्सीन जो गई उससे भारत की गुडविल मिली थी कि भारत जो है सो दुनिया के बारे में भी सोचता है, गरीब देशों के बारे में सोचता है। इसके पहले आप पिछले साल को याद करिए, जिस तरीके से हमने जो है जो उस समय जो कोरोना के इलाज के लिए जो जरूरी दवाई थी, भारत ने जिस तरीके से उसका बड़े पैमाने पर दिन रात उत्पादन करके पूरी दुनिया में सप्लाई की, उसकी वजह से जो आपकी गुडविल बनी कि जब फेज 2 में आपके सामने मुश्किल आई, दुनिया के तमाम देश उस सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड के तहत आपकी मदद के लिए खड़े हो गए। आपको जो है
इस चीज पर गर्व लेने की आपकी जो है सो मनसा नहीं होती, आप में इतनी उदारता नहीं होती, लेकिन आप जो है क्रिटिसाइज करते हैं। और कम से कम शशि थरूर को तो ये पता थी ना हकीकत। आप छोड़ दीजिए कि उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पता नहीं उनमें कब अकल आएगी, वो जो सो अलग मसला है। लेकिन आप जो है सो ट्रूथफुल होना चाहिए। आप जहां पर आलोचना करनी है बिल्कुल आलोचना करिए, और सरकारें चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उनको आलोचना सहन करने की आदत भी होनी चाहिए, क्योंकि आलोचना अगर आप हेल्दी क्रिटिसिज्म करेंगे तो किसी भी सरकार को कोर्स करेक्शन में मदद मिलेगी। लेकिन आपका एजेंडा नहीं हो सकता। और आपका एजेंडा किस कदर है कि जब पाकिस्तान के सामने भारत की फौजें कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक करती हैं, एयर स्ट्राइक करती हैं, आप फौज की मंशा पर सवाल उठाते हैं। आप पाकिस्तान में भरोसा करते हैं। चीन के साथ आपकी जो है सीमा पर तनाव होता है, टेंशन होता है, आमने सामने हमारी फौजें जब खड़ी हो जाती है, तो आप भारत की फौज, भारत की सेना के अधिकारियों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि आप चीन के ग्लोबल टाइम्स पर भरोसा करते हैं। आपकी जो है सो बौद्धिक बेईमानी की हद जो है, और मोदी सरकार से घृणा का आलम यह है कि आप पाकिस्तान के जो है सो कोविड हैंडलिंग को भी आप मॉडल बनाने में लग जाते हैं, जिस पाकिस्तान के पास जो है सो भीख भी नहीं मिल पा रही है कहीं से, जो अपने नागरिकों का पेट तक नहीं भर सकता। आप वैक्सीनेशन की बात तो छोड़ दीजिए। तो जहां पर इस तरह की कुंठा हो, जहां पर इस तरह का अंध विरोध हो, वहां पर कहां आप जो सो वैक्सीन के मामले में तथ्यों की बात करते हैं, तथ्यों की उम्मीद करते हैं। और जब पूरी दुनिया को पता है, और कम से कम भारत में जहां पर की बाकायदा केंद्र सरकार प्रोडक्शन का शेड्यूल तक लेके आ गई है कि भाई हम जून में कितना वैक्सीन दे रहे हैं, जुलाई में हमारे यहाँ कितना बन रहा है, अगस्त में कितना बन रहा है, और आप सिर्फ फंटे के लिए जो है सो आप चिल्लाए जा रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं जो है सो विदेशी वैक्सीन अलाउ कर रहे हैं। किस विदेशी वैक्सीन को अलाउ नहीं कर रहे हैं? कोई आपको जो है आकर मदद करने को तो तैयार हो। आप पहले कह रहे थे कि नहीं भाई फेज 3 ट्रायल नहीं हुआ इसलिए वो वैक्सीन जानलेवा है, और ये जो बड़ी कंपनियां जिनके लिए आप जो है झंडे बुलंद कर रहे हो, जिनके वैक्सीन की कीमत 10 गुनी है जो मौजूदा वैक्सीन देश में अवेलेबल है, वो कंपनियां इस बात के लिए राजी नहीं हुए कि भारत में ब्रिज ट्रायल हो या फिर वो इंडिमिनिटी जो बॉन्ड होती है बिना उसके वो आने को तैयार नहीं है। वो तो चाहती है कि अगर उनके वैक्सीन से नुकसान भी हो तो भी उसकी भरपाई उन्हें न करनी पड़े। और आप जो सो मोदी से अंध विरोध के नाम पर आप उन वैक्सीन कंपनियों की दलाली करने में लगे हुए हैं। और उन वैक्सीन कंपनियों ने तो दिखा दिया ना कि आपकी औकात क्या है उनके लिए। मुंह पर उन्होंने मार दिया कि भाई हम आपको वैक्सीन नहीं बेचेंगे क्योंकि आप पर हमें भरोसा ही नहीं। तब भी जो सो गुणगान से, अरे ऐसी क्या है जो सो गुलाम मानसिकता। भारत को आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा हो गए, कम से कम अब अपनी शक्ति पर, अब अपने वैज्ञानिकों की कुवत पर भरोसा करना तो सीखिए। नहीं, सही कह रहे हैं आप रजेश जी। पर लेकिन आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान की मॉडल की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की आबादी 30 करोड़ की नहीं, उनकी मोर्टेलिटी 2.3% है। हमारी 138 करोड़ की आबादी और हमारी मोर्टेलिटी 1% की है। दुनिया में 109 110वें नंबर पे हैं हम डेथ रेट को लेकर, और पाकिस्तान जो है टॉप 50 के अंदर है, टॉप 50 टॉप 60 के अंदर है। 2.3% उनका मोर्टेलिटी रेट है, और इतने लोग मरे हैं वहां पर, उनकी उनकी तो उन्होंने गिनती तक नहीं की, उन्होंने कोई हिसाब तक नहीं रखा। जितने बलोच और वजीरिस्तान में जिस तरह का नुकसान हुआ है, उन्होंने तो उसका हिसाब तक नहीं रखा। छोड़िए उस देश की क्या बात करें, लेकिन हाँ, वहां जो बोलते हैं वही रट्टू तोते की तरह यहाँ बोला जाता है, और जो यहाँ कांग्रेस पार्टी बोलती है वही वहां इमरान खान मुंह खोल के बोलता है। तो पता नहीं क्या साठ गांठ है। पर जो साठ गांठ हो, लेकिन एक बात है जो मुझे खटकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार में करेज ऑफ कन्विक्शन की कमी क्यों दिख रही है? क्यों विपक्ष की हर बात को मानने पर और उसको सुनने के लिए उतावले दिखती है ये सरकार? क्योंकि एक बात मुझे ठीक से नहीं लगती, क्योंकि मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य सरकारों को यह कहना चाहिए था कि अगर आप 18 से 44 के लिए वैक्सीनेशन को खोलना चाहते हैं तो आप पहले मुझे ब्लूप्रिंट दिखाइए, प्लान दिखाइए कि आपके पास वैक्सीन की डोसेस कहां है, आप कहां से ला रहे हैं, कहां पर है आपके पास। आपके पास कबर्ड में आटा नहीं और आप 500 रोटियां बनाने की बात कर रहे हैं। पहले लाइए 50 किलो आटा लेकर आइए और उसके बाद बोलिए कि आप 500 रोटियां बनाएंगे। ये बात जो है, ये एक बात जो है मुझे खटकती है, क्योंकि पहले जो है ना प्रधानमंत्री की एक करेज ऑफ कन्विक्शन हुआ करता था, चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, मुझे राष्ट्र हित में जो करना है वो मैं करके रहूंगा। कहीं ना कहीं वहां से वो पोजीशन हिलता हुआ लग रहा है। क्यों ये जो वैक्सीन की जो डोसेस और प्रोडक्शन की तैयारी है अगस्त से दिसंबर तक क्यों हो रही है, ये अप्रैल से क्यों स्टार्ट नहीं हुई? और कोवैक्सीन पर भले ही विपक्ष ने जो भी सवाल उठाए हों, सरकार के अंदर वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखा? मैं बार बार ये कह चुका हूं, पहले भी ये कह चुका हूं कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो वैक्सीन की डोज लगाई, कोवैक्सीन लगाई, देश में कम से कम 30 करोड़ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा मैं भी यही वैक्सीन लगाऊंगा या लगाऊंगी।
तो कम से कम हमारे 30 करोड़ डोसेज तो तैयार हो जाने चाहिए थे कोवैक्सीन के, वो नहीं हुए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है विपक्ष के आगे झुकती नजर आ रही है। क्यों? देखिए, सरकार की कई सारी तकलीफें हैं। एक तो मान लीजिए जैसो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि जो विपक्ष बनाता है वो क्या बनाता है, भाई फासिस्ट है, भाई वह जो है सो किसी की सुनते नहीं है, विपक्षी पार्टियों को दबाते हैं। और अब सच्चाई देखिए, सच्चाई क्या है। देश का प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, खासतौर पे जो विपक्ष की सरकारें जहां पर है, बात करता है, पूछता है क्या मदद चाहिए, कैसे कर सकते हैं, कैसे साझी लड़ाई लड़ सकते हैं। और वो मुख्यमंत्री उस फोन कॉल के खत्म होने के बाद से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साइक्लोन की परिस्थिति होती है, आंधी तूफान आता है, देश का प्रधानमंत्री सर्वेक्षण के लिए जाता है, वो भी जो है अपोजिशन रूल्ड गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री को कहता है कि भाई जो सो आइए, जो हम लोग समीक्षा करते हैं, क्या मदद चाहिए उसकी बात करते हैं। मुख्यमंत्री जो है सो अपने राज्य के इक्वेशन के हिसाब से, और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सियासी दुश्मन है, तो मीटिंग को बॉयकॉट करके चली जाती हैं। और आप देखिए उसमें भी जो है सो ताली जो है सो उस मुख्यमंत्री के लिए बजती है। मोदी के बारे में कहा जाता है कि अरे भाई ये तो उनको परेशान कर। इस सरकार की समस्या यहां पर आप देखिए, आप क्या कल्पना कर सकते थे किस तरीके से प्रधानमंत्री की बुलाई हुई बैठक को बहिष्कृत करके कोई मुख्यमंत्री चल जाए और उसकी सरकार बनी रह जाए। आप भारत में किससे याद करिए, इस देश में जब भी बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने की बात होती है, सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू की चर्चा आ जाती है। करे साहब अगर नेहरू नहीं होते तो इसमें देश में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत ही नहीं हुई होती। उस नेहरू के समय में अपनी बेटी के कहने पर, जिनको कि उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद ही कांग्रेस पार्टी का जो है सो अध्यक्ष बनवाया, वो थे नेहरू। डेमोक्रेसी में ये गहरी आस्था थी कि अपनी बेटी को अपने ही जीवन काल में अपने ही प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया। उस बेटी के दबाव में, जो कि बाद में देश की प्रधानमंत्री बनी, केरल की डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया, क्योंकि केरल की सरकार आंखों में खटक रही थी। वही नहीं, खुद इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, थोक भाव में विपक्ष की सरकारों को बर्खास्त किया गया। आप याद करिए, 1980 में जैसे ही दोबारा सत्ता में आई, जितने भी राज्यों में विपक्ष की सरकारें थी, सबको बर्खास्त कर दिया। 1992 याद करिए। आप भूमिका तय कर सकते हैं, कोर्ट इस बात पर जो फैसला दे सकती है कि भाई बाबरी का जो ढांचा था उसके विध्वंस के लिए कौन जिम्मेदार था, क्या सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन के नाम पर आपने उत्तर प्रदेश की सरकार तो बर्खास्त की, जो बाकी 3 सरकारें थी उनको भी बर्खास्त कर दिया। आपने जो है सो आरएसएस पर बैन लगा दिया। आपने और क्या क्या किया, आप इतिहास याद करिए। भाई गवर्नर जो है विपक्ष की, उस समय जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी, विपक्ष की सरकार आंध्र प्रदेश में थी, एनटी रामाराव का किस्सा याद करिए। पूरी की पूरी मेजोरिटी थी, गवर्नर हाउस में परेड करवाने के लिए लेके गए हैं, और वो जो है कांग्रेस का गुलाम गवर्नर उस मेजोरिटी को गिनने से इनकार कर देता है, और एनटी रामाराव को, अपने पूरे विधायकों को विशेष विमान में बिठाकर राष्ट्रपति भवन के आगे उनकी परेड करवानी पड़ती है। देश ने ऐसी परिस्थितियां देखी हैं कि किस तरीके से केंद्र में जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ट्रीट किया करते थे। किसी की औकात नहीं थी कि वो गुस्ताखी कर सके। आज वो मुख्यमंत्री जो है, वो जो उन पार्टियों के हैं जिन पार्टियों के प्रधानमंत्रियों ने मुख्यमंत्रियों को मामूली मामूली बात पर कान पकड़कर जो सो सत्ता से बाहर फेंक दिया, वो जो सो ज्ञान दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए। तो परिस्थिति तो ये है ना कि आज जो है, आप कल्पना कर सकते हैं, कभी कोई सोच सकता था, संविधान निर्माताओं ने कभी इस बात को सोचा होगा कि वो दिन भी इस देश में आएगा जब प्रधानमंत्री की कन्वीन की हुई बैठक को मुख्यमंत्री रिफ्यूज करेंगे। आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार उस मामले में कमजोर है। अगर शायद हो सकता है जो सो कांग्रेस की सरकार होती तो जो सो आंख मूंद कर बर्खास्त कर देते, ठीक है, होना जो कोर्ट में हो जाता। लेकिन अभी चक्कर ये है कि अगर यही काम जो सो नरेंद्र मोदी कर दें तो होगा कि अरे भाई एक फासिस्ट आदमी ने, देखो उसकी डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं है, उसने सरकार बर्खास्त कर दी, चूंकि वो विपक्ष की सरकार। तो मोदी की मुझे लगता है समस्या ये कि करें तो क्या करें, इधर करेंगे तो उधर मार, उधर करेंगे तो उधर मार, समर्थकों का अलग से प्रेशर। अब वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई, हत्या हुई, बीजेपी के समर्थकों का दबाव कि भाई ममता बनर्जी की सरकार को आप बर्खास्त करिए, जो कि लॉ एंड ऑर्डर जो उसका मूल धर्म है उसको नहीं वो कर पा रही है। अगर बर्खास्त कर दे किसी तरीके से तो फिर जो सो हंगामा, कि अरे भाई जो सो
उसने जो है सो चूंकि फिर से जीत हासिल कर ली, आपको नहीं पच रहा है, इसलिए आपने किसी तरीके से बहाना करके बर्खास्त कर दिया। और वो भी उस राज्य की मुख्यमंत्री के तौर ममता बनर्जी। अभी पुरानी घटना नहीं है, हफ्ते भर हुए, जबकि प्रधानमंत्री का इतना अपमान मुझे तो नहीं लगता है कि 1947 के बाद से कभी देखा गया हो कि प्रधानमंत्री बैठा हो और मुख्यमंत्री जो है सो वहां से पांव पटकते हुए निकल जाए। ऐसी किसी ने कल्पना की थी क्या? तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? अगर लगता है कि भाई मोदी की कमजोरी है, तो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ भाई, आप क्यों इसे बर्दाश्त कर रहे हैं? लेकिन मोदी के सामने आगे कुआं है, पीछे खाई है, देश के सामने इतना गंभीर संकट है, अगर ये करने जाए, अदालतों का क्या रुख होता है वो भी आपको पता है। आज आप देख लीजिए देश की तमाम अदालतों से किस किस तरह की कमेंट्स आ रही, वो भी एक अलग है। और इतिहास गवाह है कि जब भी जो है सो एग्जीक्यूटिव प्रेशर में होता है, जुडिशरी जो है अपने को एक्सेप्ट करना शुरू करती है, जो सो ओपन तथ्य है, इसमें कोई जो है सो न तो अवमानना की बात आती है, न ही जो है सो कोई टीका टिप्पणी है, फैक्ट है। भाई आप देखिए। अभी देखिए ना, सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई, हम्म क्या हुआ? बंद कमरे में जो है सो किसी ने आकर बाहर तो नहीं कहा, लेकिन कहा तो यही गया ना, जो सूत्रों से जानकारी उभर कर आई कि भाई जो है सो सीजीआई ने जो है सो फुट डाउन कर दिया कि नहीं जी, जो है सो अगर 6 महीने अगर समय नहीं है तो हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब आप ये बताइए कि जो है सो बिजनेस का जो एलोकेशन है केंद्र सरकार में, किसी भी सीनियर अपॉइंटमेंट का काम जो है सो यह केंद्र सरकार का है, कैसे घुस गई जो है सो सुप्रीम कोर्ट उसमें अपॉइंटमेंट प्रोसेस में? जब भी इतिहास गवाह है, जब भी जो है सो केंद्र की सरकारें कमजोर होती हैं, अस्थिर होती हैं, उनके सामने कोई क्राइसिस होती है, जुडिशरी हमेशा अपना पॉइंट ऑफ प्लेस लेती है। और अभी भी देख लीजिए अचानक क्या हो गया है, कैसे कैसे आदेश, कैसे कैसे टिप्पणियां आ रही हैं। अब यहां तक हो गया कि भैया पॉलिसी भी आप ही बनाएंगे, तो बनाइए आप ही। फिर जो जनता के भी जाके चुनाव भी लड़के आ जाइए। बहुत सारे फार्मर्स जजेस ने चुनाव भी लड़े, क्या हश्र हुआ पूरा देश जानता है। तो ऐसी जहां तमाम चुनौतियां हो, उसके बीच आप नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? भाई कुछ भी करेंगे, आलोचना ही झेलनी है, तो फिर है कि भाई शांत रह के जो सो काम करो, कम से कम देश के लोगों को वो तो दिखेगा। मैं देखिए, आलोचना जो है ना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कहते हैं परछाई है उनकी, और बर्दाश्त करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लक्ष्य भारत है, जो भारत के हित में है वो करेंगे। अब मैं उस करेज ऑफ कन्विक्शन की बात कर रहा हूं कि चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे देश हित में काम करना है, देश के लिए जो सही है वो मैं करूंगा। यही बात थी जो 2014 में वो सामने लेकर आए, और 2014 से लेकर 2021 तक उन्होंने इसी बात को दर्शाया। मैं आज तक कभी उनकी, चाहे जो जितनी भी आलोचना करें, उनके समर्थक भी उतने ही हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूं ब्रजेश जी, ये जितनी उनकी आलोचना कर रहे हैं ना, वो सब भी उम्मीद मोदी जी से ही लेकर ले बैठे हैं। आज जितने लोग उनको गाली गलौज कर रहे हैं, या ताने कस रहे हैं, या जिनके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं या चिट्ठियां लिख रहे हैं, उनके मन में भी यही है कि करेगा तो मोदी ही, बचाएगा तो मोदी ही, वैक्सीन देगा तो मोदी ही, पैसे लाएगा, बजट में प्रोविजन देगा तो मोदी ही, रूल चेंज करेगा और फैसिलिटेट करेगा तो मोदी ही, फैसला लेगा तो मोदी ही। आप सच्ची बात देखिए, बात सही है ये। हर प्रदेश का मुख्यमंत्री यही जानता है कि देखिए, मेरे से तो होगा नहीं, करेगा तो मोदी ही। मैं भले ही अपनी जो भी राजनीति कर लूं, मेरा कहना यह है कि वो जो करेज ऑफ कन्विक्शन था कि मुझे भारत के लिए जो सही है वो करना ही है, चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस कन्विक्शन में मैं थोड़ा सा एक वीकनेस देख रहा हूं, कहीं ना कहीं उसमें एक डाउट, थोड़े देर के लिए अब लगता है कि वो गाड़ी वापस पटरी पे आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एक 15-20 दिन, महीने भर के लिए उस कन्विक्शन से वो हिल गए थे या हट गए थे। अब शायद वापस वो फोकस हो चुके हैं, रीफोकस हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से अब पिछले 20-25 दिनों में हमने देखा है कार्यकाल में, और जिस तरह से हमने इसको देखा है, तो कहीं ना कहीं ये जो उनका जो काम है ना, जो निष्काम कर्म है देश के लिए, उसमें उसकी दिक्कत हमको दिख रही है। चलिए, आज 53 मिनट हो गए, हमने बात की है, इस पर और भी बात किया जाएगा आगे जाकर, लेकिन आज इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। विपक्ष की चित में जीता पट तुम्हारे वाली खेल को तो हमने देख लिया। अब शायद हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही उम्मीद है कि भारत के हित में जो है वो आप करते रहें, क्योंकि भारत आपके साथ है और उम्मीद आप ही से है।
जब आप एक्सपेक्टेशन बनाते हैं तो एक्सपेक्टेशन आप ही से होती है, क्योंकि आप डिलीवर भी करने की हिम्मत रखते हैं, उसमें उस आप में वो कुव्वत है कि आप वो डिलीवर कर सके। तो उम्मीद वही है कि आप इसे डिलीवर करेंगे और लोगों के हित के लिए काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे। ब्रजेश जी, आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। निश्चित तौर पर, और साथ में जो तमाम दर्शक व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने इस चर्चा को सुना, उन सबको भी एक बार फिर से धन्यवाद। और जाते जाते याद दिलाना ना हम लोग ना भूलें कि जो सो कल फिर से एक बड़े ही रोचक और उस मुद्दे पर जिसमें कि देश के तमाम लोगों का इंटरेस्ट है, उस पर हम फिर से चर्चा के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।